हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर, जिसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। राइट, बेकर नाथन इफेक्ट तो साइंटिस्ट के नेम पर हो गया, दो साइंटिस्ट थे, बेकर और नाथन, इनके सरनेम है। राइट, तो ये तो क्लियर है आपको कि भाई साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से नाम दिया है। अब एक नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस भी हो और बॉन्ड भी ना बने, कुछ स्पेसिफिक केस है, डिस्कस करेंगे। और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो हम जानते हैं, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, राइट, दैट इज कॉन्जुगेशन। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर का मतलब होता है अबव नॉर्मल, नॉर्मल ना हो, कुछ एबनॉर्मल सा हो। तो अबव नॉर्मल कॉन्जुगेशन क्या हो सकता है, मतलब ऐसा जो एक्सपेक्टेड ना हो, उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ये है क्या, कहाँ लगता है, क्या इसकी यूटिलिटी है, वो सारी चीज अभी हम देखेंगे। फाइन, सबसे पहले देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन एक इफेक्ट है। जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, किसी बाहर से कोई चीज मिला देने पर ये इफेक्ट जनरेट नहीं होता, ये नेचुरली एक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, अगर इसी कंडीशंस जस्टिफाई हो जाती है तो, जो कि अभी हम बोलेंगे आपसे। ओके, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट, सारी बातें स्टेटमेंट जो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, वो चार चीजों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के काम में आता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको बताना हो तो ये यूज होता है। कार्बोकेटाइन कितने टाइप के हो सकते हैं? बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एक तरह का इंटरमीडिएट है, जो रिएक्टेंट साइड पे भी आपको नहीं मिलता, प्रोडक्ट साइड पे भी आपको नहीं मिलता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ये बनते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टेंट वाया इंटरमीडिएट होता हुआ ही प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से रिएक्शन की रफ्तार पे काफी फर्क पड़ता है, जो कि आप आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसलिए आपको कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए और उसको सबसे अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन ही एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और एल्काइल अरीन्स, एल्काइल अरीन्स का मतलब जैसे बेंजीन रिंग, अरीन मतलब एरोमेटिक, और अल्काइल मतलब जैसे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जैसे टॉलुइन CH3 पर जुड़ा है। इन चारों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे कार्बोकेटाइन्स पे। अगर आपको एक बार कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाकी सारे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन्स। अब अपनी अपनी चॉइस का हम कोई भी कार्बोकेटाइन ले सकते थे। मैंने लिया है इथाइल कैटायन, इथाइल कार्बोकेटाइन भी आप बोल सकते हैं। इथाइल देखिए CH3CH2, करेक्ट, CH3CH3 बोलता तो ये इथेन होता, CH3CH2 वैलेंसी 3 लगा देता तो ये इथाइल होता, और CH3CH2 और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे से हट जाता। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है देखो, एक तो कार्बन से जुड़ने का काम कर रहा है, दो हाइड्रोजन से जुड़ने का काम कर रहे हैं, और एक जो बचा ना ये हट जाता, तो इस पे कौन सा साइन आ जाता? पॉजिटिव आ जाता। तो CH3CH2 प्लस, इसे कहते हैं इथाइल कार्बोकेटाइन या इथाइल कैटायन। करेक्ट, इसके स्टेबिलिटी के बारे में हम जजमेंट करेंगे और एक बार इसको समझ जाएंगे तो फिर हम बाकी सबको भी इस रिलेटिवली स्टेबिलिटी को जज कर लेंगे, बाकी सबकी भी, बाकी सबके कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये क्यों प्राइमरी कार्बोकेटाइन है? क्योंकि प्लस साइन जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर मैं कहूं ये कौन सा कार्बोकेटाइन है तो जल्दबाजी ना करें आंसर बताने में, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि प्लस साइन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डायरेक्टली अभी एक ही कार्बन से अटैच्ड है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो इसके पीछे कार्बन की कितनी भी लंबी चेन बना दीजिए, ये कार्बन डायरेक्टली तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है और दो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो ये अभी प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इथाइल कैटायन CH3CH2। सबसे बेहतरीन ट्रिक हाइपर कॉन्जुगेशन की होती है, आपको हमेशा अल्फा हाइड्रोजन पता होने चाहिए कि कितने अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? प्लस साइन जिस कार्बन पर है उससे जो कार्बन अटैच्ड होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पोजीशन अल्फा बीटा गामा बहुत लंबी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं CH3 CH2 पॉजिटिव, देखिए मैंने ये कार्बोकेटाइन बना दिया। अब मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इसमें अल्फा कार्बन कहां पे है, तो आप अल्फा कार्बन कैसे बताएंगे? CH2 प्लस से जुड़ा पहला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। ओके, तो ये अल्फा कार्बन है। इससे जुड़ा जो नेक्स्ट है वो बीटा है। अब इसके नेक्स्ट तो ये भी है और इसके नेक्स्ट ये भी है, तो ये दोनों बीटा हो जाएंगे। तो हमें सारा फोकस किस पे रखना है? अल्फा कार्बन पे रखना है। अगर आप इसके और आगे जाएंगे तो बीटा के आगे गामा आ जाएगा, गामा के आगे डेल आ जाएगा, लेकिन फोकस अल्फा पे रहना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो आप कहेंगे एक अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो प्लस साइन से जुड़ा पहला कार्बन ये है और इसको हम अल्फा कार्बन मानेंगे और इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्वेश्चन अराइज, अल्फा हाइड्रोजन पे इतना फोकस क्यों है? क्योंकि एक बार अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन पता पड़ जाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी के बारे में जजमेंट हो जाती है। वो कैसे होती है वो अभी आगे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए CH3CH2 प्लस,
क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3, देखिए 3 H हो गए और ये CH हो गया 2 और ये प्लस आ गया, वही चीज है यहाँ पे, राइट। ये हो गया CH3 CH2 प्लस। ओके, अब फोकस करें, ये स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, करेक्ट। अब ऑर्बिटल डायग्राम कैसे हुआ भाई, आपको ये तो पता ही है कि ये जो कार्बन है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड और इधर भी सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp2, याद होना चाहिए। sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर ट्राइंगुलर, देखिए ट्राइंगल बन रहा है इसके अराउंड, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की जो ज्योमेट्री होती है और हम पहले देख चुके हैं, प्लेनर ट्राइंगुलर होती है, करेक्ट। और इस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से sp3 और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अब एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल तो 3D होता है, हम यहाँ शो नहीं कर सकते, तो हमने इस तरीके से अभी शो कर रखा है आपके साथ। ओके, तो ऐसे से ये लिखना आपको आ ही गया है। अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हैं, देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखें अच्छे से। ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, देखिए ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, फिर इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, ये रहे 2 हाइड्रोजन, और तीसरा हाइड्रोजन ये रहा ऊपर, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन ये ऊपर। तो बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, ये देखिए ये रहा प्लस। अब थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं, देखिए सबसे पहले ये जो कार्बन है इसके अभी अभी आपने बोली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, करेक्ट। यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जब भी आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, एक्साइटेड स्टेट में यदि कार्बन को लेकर आए तो 1s2 2s1 2p3। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस साइन है, तो कार्बन के ऊपर जब प्लस साइन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे, तो वैलेंस शेल की अगर मैं बात करूं तो चलो 1s2 पूरा ही लिख देता हूं, 2s1 एंड 2p, p में से एक निकाल देंगे हम तो 2p2, करेक्ट। तो 2s1 2p2, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी जो आएगी वो sp2 आएगी, वो तो मैंने यहाँ लिखी रखी है। उसके अलावा आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो p होते हैं वो 3 होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, करेक्ट। लेकिन अब 2 ही p में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक p खाली पड़ी हुई है और उसी empty ऑर्बिटल को हमने इस कार्बन के ऊपर शो कर दिया है। देखिए ये वही है, देखिए लिखा भी है empty 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ये कार्बन प्लस है तो इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहले एक s में और 3 इलेक्ट्रॉन 3 p में होते हैं, इस बार एक की कमी है तो एक p ऑर्बिटल खाली है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में भी कोई रोल प्ले नहीं किया है, इसीलिए बिल्कुल सेम शेप की हमने ये ऑर्बिटल बना दिया, ये लोब्स बना दिए। ओके, नाउ तो ये इसके ऊपर हमने शो कर दिया और इसके ऊपर लिख दिया empty 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, राइट। उसके पास वाले कार्बन की यदि बात करें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप समझते ही हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ओके। और क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सामने से H आके जुड़ रहा है, तो आपको याद होगा कि H के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो S में होता है और जो सामने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हुई तैयार होती है, याद होगा ना आपको, इस तरीके से फ्लावर्स कहते थे आप लोग, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीसरी है, हमने अभी एक को फोकस किया है। ऐसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से ये S ओवरलैप कर जाता है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से S ओवरलैप कर जाता है, इससे भी देखिए S ओवरलैप करके बैठा हुआ है। उस ओवरलैपिंग को नाम अगर हमने दिया था तो आपको याद होगा sp3s ओवरलैपिंग कहा था। अगर नहीं पता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग जाकर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोब है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की लोब है, तो sp3 और ओवरलैप कौन कर रहा है, एक H आते हैं ना चारों तरफ से, तो H का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसमें होता है, S में। तो कार्बन से तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रही है और हाइड्रोजन से 1s आ रहा है, ये ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ये सारी बातें हमने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से डिस्कस की है अंडर द टॉपिक ओवरलैपिंग। ओके, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये फिल्ड ऑर्बिटल है। फिल्ड ऑर्बिटल मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है H के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। फाइन, अब होता ये है कि यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, ये एम्प्टी ऑर्बिटल और ये फिल्ड ऑर्बिटल, और आपको अच्छे से पता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये जो मॉलिक्यूल है या ये वाला जो पार्ट है ये रोटेट कर सकता है। अगर याद हो तो कन्फर्मेशन हमने पढ़ रखा है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये मूव कर सकता है। अभी ये मानिए कि ये वाली जो ऑर्बिटल है ये और ये सेम प्लेन में आ गए, मतलब बिल्कुल आमने सामने आ गए, और जब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल बिल्कुल आमने सामने आ जाती है, एग्जैक्टली सेम प्लेन में आ जाती है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने H के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, वो इलेक्ट्रॉन्स इस खाली ऑर्बिटल को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ की बजाय वो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रखे, क्योंकि ये एम्प्टी है और इसके बिल्कुल जस्ट सामने है। इसको हम कोलेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, अगर आपको याद हो तो, और इससे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आता है। याद है आपको कोलेटरल ओवरलैपिंग, जब सामने सामने ओवरलैपिंग हो जाती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ये सेम प्लेन में होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ रहने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे भी कोलेटरली ओवरलैप हो जाए। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम होकर थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाती है और पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बॉन्डिंग में काम में आ जाती है, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ नहीं रहती, इधर भी शेयर हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं।
समझिएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन इज इसी लोब ने किया या कोई और लोब भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, सिंगल बॉन्ड है, मूवमेंट चलता रहता है, कंफर्मेशन आते रहते हैं, तो घूमकर अगर ये वाला यहाँ सामने आएगा तो इसकी भी हो जाएगी, फिर घूमकर अगर ये वाला सामने आएगा तो इससे भी हो जाएगी, तो ऐसे चलती रहेगी। तो क्वेश्चन इज इस हाइड्रोजन से हो सकती है, मतलब इस वाले हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से हो सकती है, इससे हो सकती है, इससे हो सकती है, तो जवाब आएगा इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है। करेक्ट। क्या इनसे कोई लेना देना है? इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भरी हुई ऑर्बिटल नहीं है, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, H तो अकेला ही होता है। करेक्ट। और H तो इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ ऐसा कोई केस बन नहीं रहा। हाँ, अगर यहाँ पे कार्बन होता, करेक्ट, और उसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा होता, तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये वाली जो लोब होती वो और इसमें फिर ओवरलैपिंग हो सकती थी। जैसा एनवायरमेंट इधर है वैसा अगर एनवायरमेंट इधर होता तो पॉसिबिलिटी थी। अभी मैं आगे और आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं CH3 CH2 प्लस में। तो ये CH3 CH2 प्लस, तो यहाँ पे ये जो चीज हुई है इसी को हम अबव नॉर्मल बात कह सकते हैं ना। दैट्स व्हाई हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से छोड़कर यहाँ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक्सट्रीम केस है। और खास बात क्या है, इसमें इन्वॉल्व कौन है? इसमें इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड है। देखिए ये वाला जो बॉन्ड था ये इन्वॉल्व हुआ है, और यहाँ से बॉन्डिंग जो डेंसिटी है वो यहाँ से हटकर इसकी जो एम्प्टी ऑर्बिटल थी उसके साथ कोलेटरल ओवरलैप कर लिया और पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अभी मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा आपको। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स को हमने शो किया, ओवरलैपिंग को शो किया। sp3 1s ओवरलैपिंग से ही बना हुआ था, ये एम्प्टी थी, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, इसलिए प्लेनर ट्रायंगुलर था, और इसका इसके साथ ओवरलैप करना हाइपर कॉन्जुगेशन है। और जब ये H कर सकता है तो कंफर्मेशन की वजह से, या अलग अलग कंफर्मर्स जो होते हैं उसमें H ये वाला भी सामने आ सकता है तब भी हो सकता है, और ये वाला सामने आ सकता है तब भी हो सकता है। फाइन। तो कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है यहाँ पे? तो आप कहेंगे 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और ये 3 स्ट्रक्चर इसलिए पॉसिबल हुए क्योंकि यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है और जो कि अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो ही हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रेजेंट थे, तीनों इन्वॉल्व हो गए, तो हमें 3 स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो तीनों स्ट्रक्चर्स आप हमें शो कीजिए जो कि यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, वो तीनों स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। तो देखिए वो तीनों स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे शो किए। ये आपका पहला स्ट्रक्चर है CH3 CH2 प्लस। अब हम क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर बनाने के हिसाब से, ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि H कंप्लीटली अलग हो गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर गए। तो ये H अगर कंप्लीटली अलग हो जाएगा तो H प्लस, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, तो इसके ऊपर माइनस और एक लोन पेयर, सामने कौन है प्लस, तो माइनस प्लस मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड। ये देखिए बॉन्ड, राइट, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखिए यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, दैट्स व्हाई से कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि ये पूरा अलग हो जाए, थोड़ी थोड़ी डेंसिटी यहाँ होती है और थोड़ी थोड़ी डेंसिटी इसके साथ ओवरलैप करने के काम में आती है, लेकिन अभी हम फोकस इस पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने इसको हाईलाइट किया, लेकिन थोड़ी सी डेंसिटी यहाँ पे भी रहती है। सिमिलरली जब ये H ऐसा कर सकता है तो फिर ये वाला H भी तो कर सकता है। हम ऐसे भी तो शो कर सकते हैं कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते थे, मतलब यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से आप इसको देखिए। ओके, जैसे इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट कर जाए तो इस पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और ये H प्लस अलग हो जाएगा। सिमिलरली ये तो 3 ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको नहीं लगता कि ये जो प्लस साइन था, ये प्लस साइन अब यहाँ ना होकर कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, मतलब प्लस एक ही है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डीलोकलाइज हो गया, डिस्पर्स हो गया। और केमिस्ट्री में मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, चार्ज कोई सा भी हो, इधर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, चार्ज जितना डिस्पर्स होता है सिस्टम या वो स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ चार्ज डिस्पर्स हुआ है इसलिए ये स्पीशीज रिलेटिवली स्टेबल है। अब किसके रिलेटिवली स्टेबल है, मान लीजिए किसी में इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स अगर आ जाएंगे तो उसमें ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा तो वो और ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि चार्ज जब भी इंटेंसिफाई होता है सिस्टम डिस्टेबलाइज होता है, और चार्ज जब भी डिस्पर्स हो जाता है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। मैं फिर बोलता हूँ, चार्ज जब भी इंटेंसिफाई हो जाए, एक जगह पे बढ़ने लगे तो इनस्टेबिलिटी आती है, और चार्ज जब भी फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है तो स्टेबिलिटी आती है। ओके, तो दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं वो भी बात समझ में आई होगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज, देखिए यहाँ पे वो बात लिखी हुई भी है, द टाइप ऑफ ओवरलैप stabilizes the carbocation because electron density from the adjacent sigma bond helps in dispersing the positive charge. अब देखिए ये बात मैंने यहाँ लिख दी, greater the number of alpha hydrogen more will be the hyperconjugated structures, thus higher will be the stability of the species. कैसे? देखिए अभी जो हमने उठाया था ना वो ये इथाइल कार्बोकेटायन था, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे अल्फा कितना है भाई, 1, करेक्ट। अब आप इसको सोचो, इसमें ये मेन कार्बन है, इससे जुड़ा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इससे जुड़े हाइड्रोजन, इससे जुड़े हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन 9, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ सकते हैं, 9, और 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे तो ऐसे 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इस स्पीशीज के। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डिस्पर्स होगा और वो स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। इसीलिए टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। टर्शरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन पे, जिस कार्बन पे प्लस साइन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई टर्शरी कार्बोकेटायन। इसे सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लस साइन जिस कार्बन पर है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और ये
प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और ये तो किसी भी डिग्री का कार्बोकेटायन नहीं है, सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन इसको कहते हैं। इसके अंदर एक भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको 3 मिलेंगे, इसमें आपको 6 मिलेंगे, और इसमें आपको 9 मिल जाएंगे। अब देखिए 9 कैसे मिलेंगे, देखो जिस सी पे प्लस लगा हुआ है उसे 3 CH3 जुड़े हुए हैं। अब यहाँ सोचिए, सी जिस पे प्लस लगा हुआ है उस पे 3 CH3 जुड़ रहे हैं, एक CH3 ये, करेक्ट, फिर इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लो ना कि ये वाला CH3 जो है ना वो इस जगह पर है, थोड़ी देर के लिए सोच लो ये वाला CH3 है, तो ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा कि नहीं आएगा? 3 बार आएगा। और जब ऐसा यहाँ पे आ सकता है तो फिर ऐसा यहाँ से वाले से भी आ सकता है और यहाँ से भी वाले से भी आ सकता है, क्योंकि जो C प्लस है उसके बिल्कुल नेक्स्ट बॉन्ड से CH3 जुड़ रहा है। तो C प्लस के जस्ट नेक्स्ट बॉन्ड से अगर CH3 इधर जुड़ जाए और नेक्स्ट बॉन्ड पे CH3 इधर जुड़ जाए, तो जैसा इसने किया है वैसा ये भी करेगा और वैसा ये भी करेगा, करेक्ट। तो ये कार्बोकेटायन बन गया टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा, और इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और देखो इधर भी CH3 तो था। तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स मिलते हैं स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। फाइन, चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ देखिए, तो ये स्टेबिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इन्हीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को हम इंडक्टिव इफेक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट। देखिए आपको अच्छे से पता है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, करेक्ट। और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सब बातें हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि इसमें 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो नीचे वाला जो ये वाला कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, करेक्ट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी, आप खुद सोच लीजिए। प्लस के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी। एक प्लस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तो एक माइनस ही कर सकता है। तो ये जो डेंसिटी आ रही है ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये कभी भी इस प्लस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज तो नहीं करेगी, हाँ, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को कम कर देगी। तो यहाँ से 3 CH3 इलेक्ट्रॉन पुश करके इसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2 ही ग्रुप ऐसा कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक ही ग्रुप कर पा रहा है, और यहाँ तो कोई उसकी डेंसिटी इंटेंसिटी को कम करने वाला ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ फील होगी आपको, यहाँ पे या यहाँ पे? आंसर इज यहाँ पे सबसे ज्यादा फील होगी, क्योंकि यहाँ पे कम करने वाला कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। जबकि यहाँ पे एक ग्रुप आ गया जिसने प्लस आई इफेक्ट शो करके थोड़ी डेंसिटी कम कर दी। यहाँ पे ऐसे 2 ग्रुप आ गए और यहाँ पे ऐसे 3 ग्रुप हैं। दैट्स वाई सबसे कम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आपको यहाँ मिलेगी, इसीलिए ये स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। तो ध्यान रखिए, ये वाली जो स्पीशीज है फर्स्ट वाली, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है। इसकी अगर हम बात करें तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है जो कि थोड़े कम स्टेबल है। इसकी अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है जो थोड़े और कम स्टेबल है, और इसमें तो कोई डिग्री ही नहीं है, क्योंकि डिग्री होने के लिए प्लस साइन जिस कार्बन पर होता है वो डायरेक्टली किसी ना किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर 1 से जुड़ रहा है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ रहा है तो सेकेंडरी, और 3 से जुड़ रहा है तो टर्शियरी। ओके, ये जो बात मैंने अभी आपको बोली वो यहाँ पे लिखी हुई भी है। देखिए, द प्लस आई ग्रुप रिड्यूसेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन बाय डोनेटिंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थ्रू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दस वी कैन से मोर द प्लस आई ग्रुप, जो प्लस आई ग्रुप शो करने वाले जितने ज्यादा होंगे, ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स जितने ज्यादा होंगे, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझा सकते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझा सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप समझ ही गए कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा और उतना ही डिस्पर्स होगा जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे और उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नाम की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस रेजोनेंस में पाई जो बॉन्ड्स थे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो या डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नॉर्मली हमने जो रेजोनेंस इफेक्ट देखा उसमें डबल बॉन्ड का होना जरूरी था, करेक्ट। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे इस रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व हो गए, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में इन्वॉल्व होते हैं। जो कंडीशंस यहाँ पे जनरेट हुई है जस्ट सामने आ जाना चाहिए, ये एम्प्टी है, ये फिल्ड है, और सेम प्लेन में आ गए तो इसने इसको ट्रांसफर कर दिए, शेयर कर लिए इसके साथ, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो आ ही जाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए ये एक्सट्रीम केसेस वाले बनाए कि ये मानते हुए कि पूरे के पूरा इलेक्ट्रॉन इधर कोलेटरल ओवरलैपिंग में एंगेज हो गया है और ये बिल्कुल H+ की जैसे बाहर निकल गया, करेक्ट। तो ये H+ बाहर निकल गया, यहाँ माइनस, और यहाँ पहले से प्लस था, यहाँ माइनस आया इसके निकल जाने पर, तो माइनस प्लस ने बॉन्ड बना लिया। ओके, और जब ये वाला H के साथ हो सकता है तो इसके साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्ट C से जुड़ रहे हैं। यहाँ CH3 होता तो ये अल्फा कार्बन बन जाता और इससे जुड़े हाइड्रोजन से वापस 3 और मिल जाते, और यहाँ CH3 होता तो 3 और मिल जाते, तो वो स्पीशीज और ज्यादा स्टेबल हो जाती।
ओके गाइस, तो अभी हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायंस, जो कि कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वापस हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे फ्री रेडिकल्स के साथ, एल्कीन्स के साथ और अल्काइल अरीन्स के साथ। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। नोट्स बना लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।